तो अब नेक्स्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर की। तो जब अंडर ब्रिटिश मोस्टली अग्रेरियन, तो अंडर ब्रिटिश जो हमारी कंट्री थी वो मोस्टली अग्रेरियन थी, खैर उससे पहले भी अग्रेरियन ही थी। 85% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स। स्मॉल टाउन्स वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड टू एग्रीकल्चर। तो ये था कि उस टाइम पे 85% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो रूरल थी, या फिर मतलब जो विलेजेस में रहती थी और जो स्मॉल टाउन्स में रहती थी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड थी एग्रीकल्चर से। क्योंकि अगर विलेजेस की बात कर ली जाए तो विलेजेस में जो विलेजेस में तो मेजर ऑक्यूपेशन, जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो फार्मिंग ही होता है, और इनडायरेक्टली लिंक्ड होना जैसे कि अगर ओपन मार्केट में ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, राशन शॉपकीपर्स एंड एक्सेट्रा। तो मोस्टली जो पॉपुलेशन थी कंट्री की वो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से लिंक्ड थी। ठीक है, डिस्पाइट दिस लार्ज प्रोपोर्शंस एग्रीकल्चर इट सफर्ड स्टैग्नेशन एंड डिटोरिएशन। तो हम इतना मेजर पार्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन था वो सारा का सारा अगर एग्रीकल्चर में ही डिवोटेड है, तो व्हाट कुड बी द रीज़न कि वो हमारी जो एग्रीकल्चरल कंडीशन थी वो स्टैग्नेंट एंड डिटोरिएशन के पाथ पे ही थी। मतलब कि स्टैग्नेंट का इसका स्टैग्नेंट का मतलब कि जो ग्रोथ थी या जो कंडीशन थी, जो सिचुएशन थी इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर की, ना वो प्रोग्रेस पे तो नहीं थी, और डिटोरिएट मतलब उसकी जो प्रोग्रेस थी वो घट ही रही थी। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है ऑल्सो, तो वो हम देखेंगे अभी। और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वो भी डिक्लाइन कर गई हमारी प्रोडक्टिविटी भी। लेकिन अगर हम उसमें देखा कुछ थोड़ी सी ग्रोथ भी दिखी ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड्स, कि जैसे जैसे लैंड्स बढ़ी और तो फार्मर्स के पास और लैंड ओनर्स के पास काफ़ी मतलब जैसे जैसे लैंड्स उनको मिलती है या फॉरेस्ट हटा के किसी भी रीज़न से जो लैंड्स बढ़ी उस कारण थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी। लेकिन ऑन द होल जो एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो ग्रोथ थी वो स्टैग्नेटेड और डिटोरिएटेड थे। वो क्यों? तो उसका एक रीज़न जो है हमारी टेक्स्ट बुक्स में लैंड सेटलमेंट्स दे रखा है। लैंड सेटलमेंट्स ये होते हैं कि लैंड्स का एक तरीके से रिकॉर्ड बुक रखने के लिए लैंड सेटलमेंट्स होते हैं। तो उसमें से एक जो सेटलमेंट है जो हमारी बुक में दे रखा है वो है ज़मींदारी। वैसे सेटलमेंट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट में है, उससे पहले भी बहुत होते थे, रियोटवारी सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम्स थे, उनमें से एक का एग्जाम्पल ज़मींदारी सिस्टम दे रखा है। ज़मींदारी सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो मेजर लैंड जिनके पास एक एरिया के, डिस्ट्रिक्ट के या एक टाउन के बहुत मेजर लैंड्स जिनके अंडर होते हैं उनको ज़मींदार बना दिया जाता है, उनको एक ज़मींदार का टैग दे दिया जाता है। तो वो जो है वो ज़मींदार जो होता है उसके पास काफ़ी लैंड होती है, वो अपनी लैंड पे कल्टीवेट करने के लिए, अपनी लैंड पे क्रॉप्स उगाने के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए वो कल्टीवेटर्स को अपनी लैंड दे देता है, या जो उसकी क्रॉप होती है या स्मॉल स्केल फार्मर्स की जो क्रॉप्स होती है, जो उसका प्रोड्यूस या यील्ड होता है उसके जो रेंट होता है या जो भी रेवेन्यू मिलता है या जो भी क्रॉप होती है वो कल्टीवेटर्स के पास ना रहकर वो ज़मींदारों के पास चली जाती है, क्योंकि वो ज़मींदारों का राइट होता है। तो इसमें ये था कि जो इनिशियली जो था ज़मींदारी सिस्टम जो था वो वाज इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल प्रेसिडेंसी। जो बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे पहले वहाँ से शुरू हुआ ज़मींदारी सिस्टम, बंगाल प्रेसिडेंसी। और तब बंगाल प्रेसिडेंसी था, और अब वो ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारी कंट्री के, तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी में अप्लाई हुआ था। ऑल्सो द प्रॉफिट्स वेंट टू द ज़मींदार इंस्टेड ऑफ द कल्टीवेटर्स। जो भी प्रॉफिट जनरेट होता था, जो कल्टीवेटर्स जो लैंड पे काम करके, जो मेहनत करके पूरा कल्टीवेशन करते थे, पूरा क्रॉप उगाते थे फ्रॉम द प्लाउइंग टू हार्वेस्टिंग, उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता था। उनको जो उनकी मेयर सैलरी थी वही मिलती थी, और जो भी प्रॉफिट्स जो भी अर्न होते थे या जितने भी प्रॉफिट्स मिलते थे वो सारे के सारे ज़मींदार्स को मिल जाते थे। ऑल्सो ज़मींदार्स वर टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रीकल्चरल कंडीशंस। जो डिटोरिएटेड एग्रीकल्चर कंडीशन थी उसके लिए हम सोली ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अकेले इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। जो ज़मींदार थे वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि वो they were not concerned with the economic situations of the cultivators or the
कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमी, ऑल दे वांटेड वाज कि उनको जो उनका रेंट है वो उनको उनका टाइम पे मिल जाए, जो उनके पैसे हैं वो उन्हें टाइम पे मिल जाए। तो दे ओनली कंसर्न विद द रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस। जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस थी, जो भी इकोनॉमी अगर सफ़र कर रही है, या मान लीजिए इस बार क्रॉप की यील्ड जो है वो कम हो गई क्योंकि नेचुरल जो क्लाइमेट था वो इट वाज नॉट फेवरेबल, या मॉनसून्स जो थे वो कम, उनकी इंटेंसिटी कम थी, तो इनफ जो सब्सटेंस चाहिए होता है, जो इनफ जो मटेरियल चाहिए होता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, वो नहीं था फार्मर के पास में। उसके पास या मॉडर्न टूल्स ही जो भी टूल्स या फिर पेस्टिसाइड या कुछ भी, आप कोई एक पर्टिकुलर रीज़न से उसकी जो क्रॉप यील्ड है वो कम हो गई, तो वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती थी ज़मींदार के लिए। उन्हें तो सिर्फ अपने रेंट से मतलब था, जो उनको चाहिए होता था टाइम पे। उनको कोई मतलब नहीं था कि जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस है उस पर्टिकुलर एरिया की। तो ये जो थी, दे एडेड टू द मिजरीज ऑफ द कल्टिवेटर्स। जो कल्टिवेटर्स की जो मिजरीज थी उस पर ऐड ऑन करती जाती थी, क्योंकि फिर उसके कारण वो कर्जे पे चले जाते थे, और फिर उसके बाद वो साइकिल जो है वो चलती रहती थी। तो एक तरीके से ज़मींदारी सिस्टम जो था वो प्रॉफिटेबल था सिर्फ ज़मींदार के लिए, लेकिन जो कल्टिवेटर्स, जो स्मॉल स्केल फार्मर्स थे, उनके लिए तो इट वाज एन ऐड ऑन टू देयर मिजरीज। So now we will discuss revenue settlement under the agricultural sector at the times when there was colonialism in India. So revenue settlement क्या होता है? रेवेन्यू सेटलमेंट ये होता है, एक सिस्टम है जिसमें रेवेन्यू जनरेट जो होता है फार्मर्स से, लैंड मतलब जिन्होंने क्रॉप्स उगाए हैं, जो ज़मींदार हैं, जो उन लैंड्स के सुपरवाइजर या आप कह लीजिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है उसको टाइमली कलेक्ट करें, और जो भी पार्ट है या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के को उनको पार्ट देना है रेवेन्यू का वो दे। तो रेवेन्यू सेटलमेंट के अंदर जो जमींदार, दे वर कंसर्न विद डेट्स एंड रेंट्स ओनली। सो जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक जो हमारा लैंड सेटलमेंट्स था उसमें हमने ये देखा कि जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस या जो भी एग्रीकल्चरल कंडीशंस है अगर वो फेवर में नहीं है फार्मर्स के, तो ये सारी चीज़ें ज़मींदार को या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें सिर्फ अपने रेवेन्यू का, उन्हें सिर्फ अपने यील्ड का, दे वर कंसर्न विद दैट ओनली, एंड वो दे वर कंसर्न कि उनको जितना भी उनका रेवेन्यू है या जितना भी उनका यील्ड है या जितना भी उनका पार्ट है जो भी प्रोडक्शन हुआ है उन्हें वो टाइमली मिल जाए। और जो ऑलरेडी सेट कर रखा है गवर्नमेंट ने कि इतना रेवेन्यू एक लैंड ओनर को या एक ज़मींदार को देना ही है, तो वो जो पार्ट था वो फिक्स था। सो वो इन टाइम्स ऑफ नेचुरल कैलामिटी अगर उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाया है जितना प्रोडक्शन स्पेक्यूलेटेड था, उनसे उन सारी चीज़ों से कॉलोनियल गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें सिर्फ अपना जो पार्ट जो उन्होंने पहले से फिक्स कर रखा है उतना रेवेन्यू नहीं चाहिए था। तो अगर हम देखें डेट्स एंड रेवेन्यू वर ऑलरेडी फिक्स्ड, एंड ऑल्सो एक चीज़ ये भी है कि अगर उस पार्ट जो था, वो जो रेंट था और जो डेट्स थी उसके अंदर अगर कोई भी ज़मींदार डेडलाइन फिक्स नहीं कर पाता था, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी ज़मींदारी राइट्स को छीन लेती थी, ज़मींदारी राइट्स को ख़त्म कर देती थी, तो वो ज़मींदार एक तरीके से कॉन्फिस्केट हो जाता था। तो रेवेन्यू सेटलमेंट एक बहुत स्ट्रिक्ट सेटलमेंट था। ऑल्सो अगर हम एग्रीकल्चरल सेक्टर के डिटोरिएशन की बात करें, तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन, नो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑल ऑफ दिस दे एग्रीवेटेड द plight ऑफ द फार्मर्स। सो उस टाइम पे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था वो डिटोरिएट इसीलिए कर रहा था, स्टैग्नेट इसीलिए कर रहा था क्योंकि गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर पे एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं था। गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज पे, रॉ मटेरियल्स पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो उन्होंने जो मॉडर्नाइजेशन, जो टेक्नोलॉजी की मॉडर्नाइजेशन करी, वो सारी की सारी सिर्फ उन सेक्टर्स में करी जिनसे उनको कंसर्न था, जिनसे उनको फ़ायदा मिल रहा था, जिनसे उनको रेवेन्यू मिल रहा था। लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर में एज सच उनको कुछ उनके लिए फ़ायदे में नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको मॉडर्नाइज करने में कोई, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में कोई स्टेप नहीं लिया। तो देयर वाज नो द
टेक्नोलॉजी जो उस समय थी दूसरे डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज में या ब्रिटेन में ही मान लीजिए, तो वो इंडिया तक नहीं आई क्योंकि गवर्नमेंट को उसमें कोई कंसर्न नहीं था। Also, lack of irrigation, no use of pesticides and chemical fertilizers, all of this they deteriorated the land, उसकी सॉइल को इनफर्टाइल हो जाना और बंजर जमीन हो गई थी। इसके कारण जो प्रोडक्टिविटी थी वो ऑल टाइम डिक्रीज ही हो रही थी। तो इन सारे उसमें लैंड सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, इन सारी चीज़ों ने जो हाँ एग्रीकल्चर को बैकवर्ड पुश किया या डिटोरिएट किया, वहाँ पे एक सिंगल रे ऑफ होप या थोड़ा सा एक वो रिलेटिवली एक एडवांसमेंट मान लीजिए या एक अच्छी बात मान लीजिए, एक अच्छा इंडिकेशन मान लीजिए, वो ये था कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ कैश क्रॉप्स। सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल या फिर कमर्शियलाइजेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, ये एक जब जो कैश क्रॉप्स थे उनका जब कमर्शियलाइजेशन हुआ या फिर उनको बेचा जाने लगा मार्केट्स में और उन पे जो प्रॉफिट्स यील्ड होने लगे, वो एक सिंगल और वो भी बहुत कम एरियाज में ऐसा होता था। ये जो फिनोमिनन था वो बहुत कम एरियाज में था। तो वो जो जिन एरियाज में ये था वहाँ पे जो यील्ड थी या प्रोडक्शन थी उसमें राइज था या फिर उसके लेवल में इंक्रीज हुआ था, लेकिन वो ये भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड और बहुत कम एरियाज में था। इट वॉज नॉट एप्लीकेबल टू द होल कंट्री। वो बहुत सर्टेन एरियाज में था जहाँ पे क्रॉप्स को बेच जाना लगा या कमर्शियल पर्पसेस के लिए उनको ग्रो करने लगे फार्मर्स, तो वहाँ पे प्रोडक्शन थोड़ी सी इंक्रीज हुई क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट होने लगे, तो जिसके कारण गुड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स होने लगा और इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स वगैरह सेटअप होने लगे धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ों ने एक बूस्ट दे दिया प्रोडक्शन में, लेकिन दैट टू इट वाज लिमिटेड, इट वाज कन्फाइंड टू सम एरियाज ओनली, लाइक द एरियाज व्हिच आर फर्टाइल इनफ लाइक पंजाब, हरियाणा एंड ऑल दोज। सो ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करी या फिर कमर्शियलाइजेशन ही अगर जो हमने एग्रीकल्चरल का डिस्कस किया, ये बहुत बड़ा स्टेप नहीं था। इट वाज नॉट सफिशिएंट टू मेक द फार्मर्स इकोनॉमिकली साउंड और इकोनॉमिकली स्टैब्लिश्ड। जो फूड क्रॉप्स से कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ जो जिन फार्मर्स ने शिफ्ट किया, वो तो उनको लगा कि मतलब जब ये पैटर्न अप्लाई हुआ है हमारी कंट्री में, तो जो फार्मर्स जिन्होंने स्विच किया उनको लगा कि अब थोड़े ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे ये चीज़ आने लग गई कि जो ब्रिटिश था वो अल्टीमेटली दे सॉ दिस कि जो बल्क जो क्रॉप है या जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उन्होंने वो इंडिया से ले जाके अपने कंट्री में ले जाके उसको अपने हिसाब से यूज़ करने लगे या फिर उससे प्रॉफिट अर्न करने लगे। तो अल्टीमेटली बैक टू स्क्वायर वन यही हो गया कि जब एग्रीकल्चर में थोड़ा सा बूस्ट आया या थोड़ा सा उसकी यील्ड बढ़ी या प्रोडक्टिविटी पे थोड़ा प्रोडक्टिविटी का थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट था, अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा एलिवेट कर सकती थी, वहाँ पे ब्रिटिश सॉ दिस कि दिस इज अ सेक्टर इन विच जहाँ उनको लग रहा था, इनिशियली लग रहा था कि शायद उनके लिए कम प्रॉफिट्स हैं, लेकिन उन्हें लगा कि अब प्रॉफिट्स इसमें भी जनरेट हो रहे हैं और यहाँ से भी उनको एक पार्ट मिलना चाहिए। तो दे स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस एंड वो ले जाने लगे कैश क्रॉप्स और अपनी कंट्री में बेचने लगे। बट ये सारी चीज़ें जो थी जो बहुत लिमिटेड एरिया में थी, जैसे कि हमने कमर्शलाइजेशन में देखा, जो पार्ट जो रूरल एरिया का जो मोस्ट पार्ट जो फूड क्रॉप्स जनरेशन में था, उन्होंने भी थोड़ा ट्राई किया कि वो शेयर क्रॉपिंग करें और इसके अंदर वो कैश क्रॉप्स उगाएं, लेकिन अल्टीमेटली द एग्रीकल्चरल sector on the whole was deteriorating only. And now to give an insight of how the agricultural sector functioned under British rule, एक बॉक्स दे रखा है एग्रीकल्चर ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश इंडिया। तो इसके अंदर प्री ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिश के आने से पहले का और उसके बाद जब वो आए और उसके बाद का थोड़ा बहुत एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो उससे हमें पता चलेगा कि सिचुएशन या पहले कैसे कंडीशन थी और अभी कैसी उन ब्रिटिश के आने के बाद या कोलोनाइजेशन के बाद क्या सिचुएशन थी। तो बर्नियर एक फ्रेंच ट्रैवलर है, उसने जब 17th सेंचुरी में जब वो इंडिया आया तो उसने जो चीज़ें नोटिस करी और जो उसका रिकॉर्ड है वो बताया, उसमें ये है कि डिस्क्राइब्ड बंगाल, मतलब बंगाल का डिस्क्रिप्शन दिया है, रिचर देन इजिप्ट,
सो उसको बंगाल को 17th सेंचुरी में बर्नियर ने रिचर देन इजिप्ट बोला है। इजिप्ट उस टाइम पे वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज से बंगाल को कंपेयर किया गया है, और इजिप्ट एक कंट्री है और बंगाल एक इंडिया का छोटा पार्ट है। तो एक तरीके से इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि हमारी जो कंट्री थी या का एक पर्टिकुलर जो स्टेट था वो कितना वेल फ्लरिश्ड और कितना एक कितना डेवलप्ड कह लीजिए, टाइम के साथ कह लीजिए, जो एक पूरी एक वेल रिच कंट्री के साथ उसको कंपेयर किया गया है। उसको इजिप्ट, रिचर देन इजिप्ट कहा गया था। ऑल्सो एक्सपोर्ट्स वर इन अबंडेंस। जो एक्सपोर्ट था वो तो हम जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी चैप्टर्स पार्ट्स में चैप्टर के, कॉटन, सिल्क, राइस, हैंडीक्राफ्ट, इन सब का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट वो बिजनेस था। जो बहुत सारी चीजें थी जो एक्सपोर्ट होती थी, और इन सारी चीज़ों की जो ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू बर्नियर देयर वर एम्पल प्रोडक्शन फॉर द ओन कंजम्पशन, दैट इज स्टेट में इतना प्रोडक्शन होता था, इतना क्रॉप प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता था कि अपने ओन कंजम्पशन के लिए इट वॉज मोर देन इनफ, और बाकी का जो अबंडेंस था उसे एक्सपोर्ट किया जाता था। तो ओन कंजम्पशन के लिए व्हीट, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, ये सारी बहुत ज़्यादा मैसिव क्वान्टिटी में ग्रो होता था, क्योंकि पूरा स्टेट के लिए ये कंजम्पशन एम्पल था। ऑल्सो देयर वाज इमेंस कैटल एंड पोल्ट्री, देयर वर मेनी animals and poultry animals, they were involved in agriculture. Also there were enough fishes and water bodies. Also after some time cash crops started helping British government too. That is कि जो small farmers थे जो cash crops में पे डाइवर्ट हुए थे, उनको तो उनको एक कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करने से बहुत फायदा हुआ था, और गवर्नमेंट ने ये नोटिस किया, तो धीरे धीरे वो सिर्फ फार्मर्स तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हेल्प करने लगा उनके रेवेन्यू जनरेशन में। ऑल्सो नो बट दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज देयर नो इन्वेस्टमेंट्स वर मेड इन फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, सैनिटेशन एक्सेट्रा। तो जो एग्रीकल्चर में जो मेन उस टेक्नोलॉजी को मेंटेन करने, मतलब उस लेवल को मेंटेन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, या फिर यील्ड को बढ़ाने के लिए जो स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, वो एग्रीकल्चर में उस आफ्टर गवर्नमेंट जब आई उसके बाद देयर वर नो इन्वेस्टमेंट मेड इन फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज सिस्टम था, सैनिटाइजेशन, desalinization of the soils etc. ऑल्सो लैंडलेस फार्मर्स और 10 फार्मर्स थे, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो स्विच करने कमर्शियल क्रॉप्स पे। तो जो फार्मर्स जिनके पास लैंड थी एक फिक्स, वो उन्होंने जब डाइवर्ट किया कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ, तो उन्हें हेल्प मिली, उन्हें इकोनॉमिकली बहुत एक बूस्ट मिला। लेकिन जो फार्मर्स, जो लैंडलेस फार्मर्स थे, यानी कि जिनके पास फार्म भी नहीं है, वो सिर्फ बिग लैंड ओनर्स के फार्म पे काम करते हैं, फिर टेनेंट्स, जो कि मतलब एक तरीके से लैंडलेस फार्मर्स ही वो लोग जो कुछ टाइम के लिए काम करते हैं अपने लैंड पे, वो उनके पास इतने रिसोर्सेज या इंसेंटिव्स नहीं थे कि वो कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ स्विच करें और कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करके थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो उनके पास ये इंसेंटिव नहीं था।